इवोल्यूशन क्या है? ये एक कहानी है। और किसकी कहानी है बोलो? और जैसे एक्सप्लोजन होता है तो आप जानते हैं आपने दीपावली पर बहुत सारे अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे और सेल्स बढ़ जाएंगी, कौन सी सेल है जो फेगोसाइटिस कर सकती है? और इसी थ्योरी की वजह से हम अलग अलग प्लेनेट पर जाकर के लाइफ ढूंढ रहे हैं। जैसे मून पर हमने जाके देखा है, क्या वहाँ एलियन मिले? क्या आज मॉडर्न ओशियन में केमिकल रिएक्शन से न्यू लाइफ फॉर्म बनना पॉसिबल है क्या? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको ऊपर ऊपर लिखी हुई है और वहां पर है स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। या हमारी अर्थ के ऊपर जो भी फ्लोरा और फौना में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आए हैं, अर्थ के ओरिजिन से लेकर के अभी तक अर्थ के ऊपर प्लांट्स भी बदले हैं, एनिमल्स भी बदले हैं, और इनके अंदर जो ग्रेजुअल चेंजेस आए हैं, बस इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं तो आपको वहां पर एक लाइन लिखी हुई मिलती है कि दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। इवोल्यूशन क्या है? ये एक कहानी है। और किसकी कहानी है बोलो? ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ। अर्थ नाम के प्लैनेट पर ओरिजिन ऑफ लाइफ की यह कहानी है। बट इन द बैकग्राउंड वी हैव टू स्टडी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ इटसेल्फ। इसका मतलब जब हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे तो हमें इसके बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है। अरे पहले यूनिवर्स बनेगा, उसके बाद अर्थ बनेगी, और तभी तो उसके ऊपर लाइफ फॉर्म बनेगी। तो बताइए इस स्टोरी की स्टार्टिंग हम कहां से करें? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से या सीधा ओरिजिन ऑफ लाइफ से? तो स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। और वहां पर जैसा लिखा हुआ है कि बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन अस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये हमें यूनिवर्स का ओरिजिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। एक साइंटिस्ट है जॉर्ज लेमेट्री, और उन्होंने दी है कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। एंड इट टॉक्स अबाउट अ सिंगुलर ह्यूज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। बिग बैंग थ्योरी बात करती है एक बड़े थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, जिसे आज की मॉडर्न अर्थ पर रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। फिजिकली इसको दोबारा रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। और इतने बड़े एक्सप्लोजन की बात करता है हमारा बिग बैंग। अब देखो जब यह एक्सप्लोजन हुआ है तो वहां पर एक डस्ट और गैसेस का एक बड़ा सा क्लाउड बन गया है। एक्सप्लोजन के बाद क्या बना? क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और उसको हमने नाम दे दिया है सोलर नेबुला। क्या नाम दे दिया है? सोलर नेबुला। फिर इसके अंदर जो डस्ट और गैसेस है वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगी है। क्या होने लगी है? कंडेंस होने लगी है। और जो एटमॉस्फेयर, जो यूनिवर्स जो बना था हमारा, जो एक्सप्लोजन हुआ था, वहां जो डस्ट और गैसेस का क्लाउड है वो धीरे धीरे, और बताओ दूर जाएगा या पास पास आएगा? दूर जाएगा। और जैसे एक्सप्लोजन होता है तो आप जानते हैं आपने दीपावली पर बहुत सारे बॉम्ब फोड़े होंगे, फटाके चलाए होंगे। तो जैसे ही अपन एक फटाका फोड़ते हैं तो क्या होता है? धूल और धुआं दूर दूर बिखरते हैं, पास पास नहीं आते हैं। अच्छा, अगर चीजें एक्सपेंड हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड होगा वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो गैसेस हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगी? कंडेंस होने लगेंगी। और ये जो गैसेस है ये कंडेंस होकर के, और इसके साथ फिर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होगा। तो पहले सोलर नेबुला बनेगा और उसके बाद क्या बनेगी? गैलेक्सीज बनेगी। अब आपसे पूछा जाए कि गैलेक्सीज में क्या क्या होता है, तो गैलेक्सीज के अंदर होते हैं, वहां लिखा हुआ है देखिए, स्टार्स होते हैं और क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट होते हैं। इन सबसे मिलकर के गैलेक्सीज बनती है। और व्हाट इज नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी। तो इन द मिल्की वे गैलेक्सी व्हाट इज नेम ऑफ आवर प्लैनेट? अर्थ। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अर्थ प्लैनेट पर हम अभी रह रहे हैं, और यहां रहते हुए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर गैलेक्सी, तो आप क्या कहोगे? और आपके प्लैनेट का नाम क्या है? और अर्थ सन से कौन से नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है। तो इस तरह से पहले गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होगा, फिर गैलेक्सी में हमारा अर्थ प्लैनेट बनेगा जो सन से थर्ड नंबर पर है। अब अपन देखेंगे कि यहां तक हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ अर्थ तो हो चुका है, बट हाउ ओल्ड इज आवर यूनिवर्स? अरे हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है? तो अपन कहेंगे 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कितना पुराना है हमारा यूनिवर्स? 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। एंड हाउ ओल्ड इज आवर अर्थ? अर्थ को बनने में कितना टाइम हुआ है? 4.5 बिलियन ईयर्स।
और फिर अब इस अर्थ के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन बताओ, अब अर्थ का फॉर्मेशन भी एक एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है ना, क्योंकि गैलेक्सी बनी फिर अर्थ बनी, और उस समय टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। तो हर एक चीज कैसी रही होगी? मोल्टन स्टेज में। हर एक चीज कैसी रही होगी? मोल्टन स्टेज में। और अभी उसके ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा तब जाकर के लाइफ की पॉसिबिलिटी बनेगी। और लाइफ का ओरिजिन होगा 4 बिलियन ईयर्स अगो। कब होगा? 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो अगर आपसे पूछे हाउ ओल्ड इज आवर यूनिवर्स, आवर अर्थ, लाइफ, अब अपन देखेंगे कि अभी तो इसको ठंडा होने में कितना टाइम लगेगा। अरे 4.5 से 4 आने में कितने मिलियन ईयर्स हैं? 500 मिलियन ईयर्स का गैप है। और ऐसे में लाइफ को सस्टेन करने वाली कंडीशंस अब अर्थ पर डेवलप होने वाली है। अब अपन देखते हैं 500 मिलियन ईयर्स बाद क्या होगा। और उसके पहले अपन देखें कि अर्थ पर जो लोग रह रहे हैं वो लाइफ के ओरिजिन के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ कितने साल पहले दे रखा है। अच्छा बताइए, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ तो क्या इसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर था? नहीं था। और यहाँ पर वाटर वेपर भी है, मीथेन भी है, और ये दूसरी गैसेस हैं, ये इसका एटमॉस्फेयर बाद में बनाएंगे। ये सारी की सारी गैसेस मॉल्टन मेटल से रिलीज हो रही हैं, क्योंकि अर्थ जब बहुत गर्म है तो वहां पर सारी चीजें किस स्टेट में है? मॉल्टन स्टेट में है। और प्रिमिटिव कंडीशंस ऑफ द अर्थ की अगर बात करें तो वहाँ हाई टेम्परेचर है, वॉल्केनिक स्ट्रोम्स हैं, और एटमॉस्फेयर कैसा है? रिड्यूसिंग है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ वाज, सबसे पहले क्या है? हाई टेम्परेचर, दूसरा वॉल्केनिक स्ट्रॉम्स हैं, और तीसरा रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट के अंदर फिर लाइफ का ओरिजिन होने वाला है, और वो किस तरह से होगा वो अभी अपन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद फिर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। और अर्थ की जो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी वो लाइफ को सपोर्ट करने वाली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वॉल्केनिक स्ट्रॉम्स भी आ रहे हैं और एटमॉस्फेयर भी कैसा है? रिड्यूसिंग है। अब इसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। तो वहां पर दे रखा है ओरिजिन ऑफ लाइफ, और वो है 4 बिलियन ईयर्स अगो। अब धीरे धीरे क्या होगा? एटॉमिक स्टेज के अंदर अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर बनेगा उसमें एटॉमिक स्टेज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। क्या क्या है एटॉमिक स्टेज में? क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलेंगे तो क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर ये करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। और इस तरह से फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा मीथेन। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनेगा? मीथेन। अच्छा बताओ, आज लाइफ कार्बन पर बेस्ड है या नहीं? कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? और इसीलिए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जब मीथेन बना तो लाइफ की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हो गई? इंक्रीज हो गई। यानी मीथेन गैस के बनने के साथ ही अर्थ के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ने लगी, यानी लाइफ का ओरिजिन अब वहां पर पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे जिन्हें हम कहेंगे मोनोमर्स। क्या कहेंगे? मोनोमर्स। तो सबसे पहले बना वाटर, फिर बना अमोनिया, फिर बना मीथेन, और उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें हमने क्या कहा? मोनोमर्स। और मोनोमर्स से फिर एक रिएक्शन उनके अंदर चली जिसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और मोनोमर्स से फिर फॉर्मेशन हुआ पॉलीमर्स का। मोनोमर्स से किसका फॉर्मेशन हुआ? पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हुआ। और फिर उसके बाद फिर एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगा है, और वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। उनको हमने क्या कहा है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। और वो थे जायंट आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। और इसको हमने कहा है फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ। इसको क्या कहा है? फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में या नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ वाज, तो क्या कहेंगे आप? जायंट आरएनए, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। ये क्या है? फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ। अब ये जो कैप्सूल जो बने थे इनके अंदर रिप्लिकेशन पावर थी। क्या थी? रिप्लिकेशन पावर थी। और अब इनसे फिर फर्स्ट सेल जो बनेगी उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल से बिगिनिंग होगी सेलुलर लाइफ की।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सेलुलर लाइफ, तो क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और यहां से बिगनिंग किसकी हो जाती है? बिगनिंग ऑफ सेलुलर लाइफ की। तो नॉन सेलुलर लाइफ क्या है? जायंट आरएनए प्रोटीन। सेलुलर लाइफ क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। हाउ मेनी इयर्स अगो? 2 बिलियन ईयर्स अगो। हाउ मेनी ईयर्स अगो? 2 बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा बताओ, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, नॉन सेलुलर लाइफ, सेलुलर लाइफ। सेलुलर लाइफ किसको बोला? हाउ मेनी ईयर्स अगो? 2 बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो बनी है, बताइए यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? ऑटोट्रॉप है या हेटेरोट्रॉप है? कंडीशन अभी एरोबिक है या एनारोबिक है? एनारोबिक है। तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, एनारोबिक लाइफ है, और इनको फोटोसिंथेसिस करना नहीं आता है। और फोटोसिंथेसिस करना नहीं आता है तो क्या करते हैं? ये है कीमोहेटेरोट्रॉप। क्या है ये? कीमोहेटेरोट्रॉप। तो फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वास, तो क्या कहेंगे? कीमोहेटेरोट्रॉप। अच्छा, जब कीमोहेटेरोट्रॉप है तो ये क्या करते हैं? जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ओशियन में पड़े हुए हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे में अपन ने देखा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इन्हें अपना फूड प्रिपेयर करना नहीं आता है, ये सीधा खाना जानते हैं, पकाना नहीं जानते हैं। फोटोसिंथेटिक एबिलिटी इनके अंदर नहीं आई है। अच्छा, एक बात बताओ कि सारे के सारे अगर ये सेल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे और सेल्स बढ़ जाएंगी, तो बताइए कि फिर इनके लिए खाने की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? और एक दिन ऐसा होगा कि ओशियन के अंदर सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे। और जब सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे तो ये सेल्स बेचारी खाएंगे क्या? अरे एक दूसरे को खाना पड़ेगा, और खाना तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को खाना पड़ेगा। तो क्या सेल्स एक दूसरी सेल को खा सकती है क्या? और सेल ईटिंग को क्या कहा जाता है? फैगोसाइटोसिस। अरे पढ़ा होगा ना आपने। तो फिर फैगोसाइटिक सेल का नाम बताइए, कौन सी सेल है जो फैगोसाइटिस कर सकती है? क्या मैक्रोफेज ऐसा कर सकती है? बिल्कुल। तो हमने देखा कि एक सेल दूसरी सेल को भी खा सकती है, लेकिन अगर एक सेल दूसरी सेल को खाने लगी तो ऐसे तो धीरे धीरे सेल का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और एक दिन सिर्फ एक अकेली सेल बचेगी जो बाकी सबको खा चुकी होगी, और इसके पास खाने के लिए अब कुछ नहीं। और जब खाने के लिए कुछ नहीं तो फिर भूख से मर जाएगी। तो फिर हमें कौन मनाएगा? अरे अगर ये मर गई तो हमें कौन बनाएगा? और हम आज जिंदा हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज किया होगा। अब इनके पास दो ऑप्शन है, एक है कीमोसिंथेसिस और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। क्या है दो ऑप्शन? एक है कीमोसिंथेसिस और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने लगे वो कहलाए कीमो ऑटोट्रॉप। क्या बोला हमने उनको? तो कीमो ऑटोट्रॉप क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, और उसको ऐसे फूड खा जाते हैं। तो ये बोलेंगे हम कीमो ऑटोट्रॉप। और फिर कुछ बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल बन गया और वो करने लगे फोटोसिंथेसिस। क्या करने लगे? लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस करते थे उसमें हाइड्रोजन के लिए वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक नहीं करते थे, हाइड्रोजन सल्फाइड को ब्रेक करते थे। तो बताओ बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिलेगी या सल्फर डाइऑक्साइड? और एनवायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग होगा या सल्फर वाला होगा? सल्फर वाला। तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस वाज ऑक्सीजनिक और नॉन ऑक्सीजनिक, एज इट नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। उसके बाद फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल में म्यूटेशन होकर के ट्रू क्लोरोफिल बना, और ट्रू क्लोरोफिल बनने के बाद फोटोसिंथेसिस होने लगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, और इन्होंने ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दिया। तो फिर अब इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। तो कौन सी लेयर बन जाएगी? ओजोन लेयर। तो यूवी रेस का आना ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फिर म्यूटेशन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो फिर लाइफ फॉर्म जल्दी चेंज होंगे या अब धीरे चेंज होंगे? अब धीरे चेंज होंगे। तो देखो पहले लाइफ जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, लेकिन ओजोन लेयर बनने के बाद फिर लाइफ फॉर्म उतनी तेजी से चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। और ऑर्गेनिज्म अब यूकैरियोटिक सेल आएंगे। प्रोकैरियोटिक के बाद कौन आएगा? यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल आएगी 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। कब आएगी?
तो बताइए, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, नॉन सेलुलर लाइफ, सेलुलर लाइफ, सेलुलर लाइफ किसको बोला? और यूकैरियोटिक सेल हाउ मेनी इयर्स अगो? अब देखो, अगर अपन अर्थ को और यूनिवर्स को कंपेयर करें तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, लिखा हुआ है बॉक्स में। यूनिवर्स इज वास्ट एंड अर्थ इज ओनली अ स्पेक। स्पेक मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल। स्पेक का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल। और फिर एनसीईआरटी एक लाइन और लिखती है कि व्हेन वी लुक एट द स्टार्स एट क्लियर नाइट देन वी आर जस्ट पीपिंग इन द पास्ट। जब आप एक साफ आसमान वाली रात में आसमान में चमकते हुए तारे देख रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप भूतकाल में ताक झांक कर रहे होते हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, यानी यू आर जस्ट पीपिंग इन द पास्ट। तो आपको स्टार देखने हैं, बताओ कब दिखेंगे? दिन में या रात में? रात में ही देखे जाते हैं स्टार। कभी कभी कुछ गंभीर परिस्थितियां होती है तो दिन में भी दिख जाते हैं, है? बोलते हैं ना दिन में तारे दिखना। लेकिन एनसीईआरटी आपको कब तारे देखने के लिए कह रही है? रात में। और वो रात कैसी होनी चाहिए? क्लियर नाइट वाली होनी चाहिए। अब आप अपनी हॉस्टल की छत पे खड़े हो गए और स्टार्स को देख रहे हैं, और फिर वहां से जो लाइट इमिट हो रही है स्टार से, और उस डिस्टेंस को आपकी आंखों तक आने में उस लाइट को बहुत सारे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और इसको अपन कहते हैं स्टीलर डिस्टेंस। क्या कहा जाता है? एंड स्टीलर डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। अच्छा बताइए, व्हाट इज लाइट ईयर? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। बताइए, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? और इतनी तेज स्पीड से लाइट आ रही है और आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तब वो स्टार आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उस लाइट ने कई सारे लाइट ईयर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तब वो स्टार आपको दिखा है। तो देखो, मान लीजिए ये डिस्टेंस 4 लाइट ईयर्स का है, एज्यूम किया है हमने, कितना? 4 लाइट ईयर। तो लाइट कब इमिट की है? बिफोर 4 लाइट ईयर्स। और आपको कब दिखी है? आफ्टर 4 लाइट ईयर्स। इसका मतलब यू आर जस्ट पीपिंग इन द पास्ट। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब अपन देखते हैं कि जब आप आसमान में चमकता हुआ तारा देख रहे होते हैं तो आपको एक रोशनी सी छोड़ती हुई चीज नीचे गिरती हुई नजर आती है, और आप कहते हैं तारा टूट गया, है ना? आप कहते हैं शूटिंग स्टार, तारा टूट गया, तारा टूट गया। फिर आप विश मांगने लग जाते हैं, है ना? और कहते हैं कि इस बार नीट में फर्स्ट रैंक अपनी आनी चाहिए क्योंकि मैंने शूटिंग स्टार देखा है। लेकिन अपन भूल गए कि वो स्टार नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े मीटेओराइट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? बड़े बड़े मीटेओराइट्स होते हैं। और अगर वो वास्तव में स्टार होगा और वो टूट के अर्थ पर टकरा जाएगा तो उस साल तो नीट एग्जाम होगा ही नहीं। तो ऐसे अपन ने देखा कि वो स्टार नहीं, वो क्या होते हैं? मीटेओराइट होते हैं। और जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एयर का फ्रिक्शन इतना जबरदस्त लगता है कि ये जलने लग जाते हैं और जलते हुए रोशनी छोड़ते हुए नजर आते हैं, तो हम इन्हें स्टार समझने की गलती कर देते हैं। अब देखो, हम लाइफ के ओरिजिन के बारे में अब कुछ थ्योरीज यहाँ पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और ये रिलीजियस थॉट पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? इसका धार्मिक आधार है, रिलीजियस थॉट है। और इसके अंदर है, चर्च में फादर है, फादर सुरायस, और उन्होंने कहा है ऑल माइटी गॉड हैज क्रिएटेड अर्थ एंड लाइफ ओनली इन 6 डेज। कितने दिन? 6 दिन में सब कुछ बना डाला, अर्थ भी लाइफ भी सब कुछ। कितने दिन में? 6 दिन में। फिर आप बोलोगे सर टाइम बहुत कम लग रहा है, तो आगे गॉड का नाम भी तो लग रहा है, नहीं? तो ऐसे में फादर सुराइस कह रहे हैं कि ऑल माइटी गॉड हैज क्रिएटेड अर्थ एंड लाइफ ओनली इन 6 डेज। अब देखो, इसके 3 डिस्प्यूटेड पॉइंट हैं। क्या है? 3 कैनोटेशन, जैसा कि एनसीईआरटी लिखती है कि 3 कैनोटेशंस ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। किसके कैनोटेशन है ये? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है। फर्स्ट क्या है? ऑल लिविंग बीइंग्स दैट वी सी टुडे आर क्रिएटेड एज सच। सेकंड क्या है? diversity was same since its creation and will remain same in the future। और अर्थ कितने साल पुरानी है? 4000 साल पुरानी है। अरे लेकिन अर्थ के ऊपर जो रॉक्स पड़े हुए हैं ना, वो तो इससे भी ज्यादा पुराने हैं। इसका मतलब क्या अर्थ के बनने से पहले ही रॉक्स यहाँ आ गए थे? नहीं। तो इसका मतलब ये थ्योरी पूरी तरह से सही नहीं है। तो इसके अंदर 3 कैनोटेशन हमारे पास है। बताइए क्या क्या है? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट कैनोटेशन, all living beings that we see today are created as such। second connotation, और थर्ड और सबसे रॉन्ग कौन सा है? अर्थ इज ओनली 4000 years old। अब सेकंड थ्योरी की बात करें अपन, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया।
ये ग्रीक फिलोसफर्स हैं। कौन है यहाँ पर? ग्रीक फिलोसफर हैं। अब ये कह रहे हैं कि लाइफ का ओरिजिन अर्थ प्लैनेट पर नहीं हुआ है। लाइफ फॉर्म स्पोर और सीड की फॉर्म में प्लैनेट टू प्लैनेट ट्रेवल करते हैं, और उस प्लैनेट में अर्थ भी शामिल है। इसका मतलब लाइफ फॉर्म यहां पर किसी दूसरे प्लैनेट से माइग्रेट करके आई है स्पोर और सीड की फॉर्म में, और यहां पर क्योंकि फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला है तो वो यहां पर जर्मिनेट हो गई है और इससे लाइफ फॉर्म बन गए हैं। और फिर अगर इसकी बात सही है तो हमें दूसरे प्लैनेट पर भी लाइफ मिलनी चाहिए, और तभी तो हम अलग अलग प्लैनेट पर लाइफ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये फेवरेट आइडिया है एस्ट्रोनॉमर्स का। किसका फेवरेट आइडिया है? और इसी थ्योरी की वजह से हम अलग अलग प्लेनेट पर जाकर के लाइफ ढूंढ रहे हैं। जैसे मून पर हमने जाके देखा है, क्या वहां एलियन मिले? अभी तक तो नहीं मिले हैं। मार्स पर जाकर के देख चुके हैं। तो हम अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर देख रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई भी एलियन नहीं मिला है। मिला है या नहीं मिला है? कैसे नहीं मिला? ऋतिक रोशन को जादू मिला, लेकिन वो सिर्फ फिल्म वालों को मिलते हैं, साइंटिस्टों को अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन ऐसे इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं कि अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर भी लाइफ फॉर्म है, और वो एक न एक दिन हमको जरूर मिलेंगी, और इसीलिए हम अलग अलग प्लैनेट्स पर जा रहे हैं। तो ये था पैनिस्पर्मिया, और ये कहती है कि लाइफ जो है वो दूसरे प्लैनेट से ट्रांसफर होकर के यहाँ आई है। अभी अपन ने देखा, आगे अपन देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और इसी को हम बोलेंगे ए बायोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा? ए बायोजेनेसिस, या इसी को हम कहेंगे ऑटोजेनेसिस। इसी को क्या कहेंगे? ऑटोजेनेसिस। और यहां पर भी अर्ली ग्रीक्स हैं। यहां पर क्या है? अर्ली ग्रीक्स हैं, जैसे एनिक्सामेंडर वगैरह यहाँ पर है, थेल्स है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ये सारे के सारे साइंटिस्ट हैं। और ये कह रहे हैं कि लाइफ का क्रिएशन नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ है, जैसे मड, सैंड, स्ट्रॉ, ऐसे, यानी मिट्टी, भूसे और कीचड़ से लाइफ ऑटोमेटिकली बनी है। और क्योंकि नॉन लिविंग से लाइफ का क्रिएशन है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? ए बायोजेनेसिस। इसको क्या कहा है? ए बायोजेनेसिस। और इसके बाद अपन आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और इसमें कहा है कि लाइफ ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो यहां पर जो बायोजेनेसिस वाले हार्वे एंड हक्सले है, बायोजेनेसिस किसने दी है? हार्वे और हक्सले। और ये कहते हैं कि लाइफ का ओरिजिन नॉन लिविंग मटेरियल से नहीं होता है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ फॉर्म का क्रिएशन हो जाता है। और इसके सपोर्ट में है लुईस पास्चर। इसके सपोर्ट में कौन है? लुईस पास्चर। और आप जानते हैं लुईस पास्चर ने वैक्सीन भी बनाए थे। डिजीज वाली क्लास में आप पढ़ के आए होंगे कि लुईस पास्चर ने क्या बनाया है? वैक्सीन भी बनाया है। और जब आप दूध की थैली लेके आते हो तो उस पर लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क, और वो पास्चर कौन है? वो यही वाले लुईस पास्चर हैं। और यहाँ पर ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब उस फ्लास्क को देखिए, उसकी नेक आपको कैसी दिखाई दे रही है? स्वान के जैसी, हंस के जैसी गर्दन है, इसीलिए अपन ने इसको क्या कहा है? स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अच्छा, फ्लास्क के अंदर क्या भरा हुआ है? ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। इसको बॉईल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बॉईल करने पर ये सॉल्यूशन स्टेरलाइज हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। तो पास्चर ने, बताइए, फ्लास्क में क्या लिया है? ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन लिया है, और इसको क्या करने लगा है? बॉईल करने लगा है। बॉईल करने लगा है तो वो जो ईस्ट है वो किल हो गई है, और ये शुगर सॉल्यूशन कैसा हो गया है? स्टेरलाइज हो गया है। और उसके बाद इसको बर्नर को बंद कर दिया है। देखो बीच वाला फ्लास्क, वहां क्या बर्नर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब इसको ठंडा कर रहे हैं, लेकिन बताइए क्या ईस्ट के अंदर कोई बैक्टीरिया डेवलप हुए? अरे नहीं हुए। लेकिन क्या फ्लास्क की नेक में बैक्टीरिया है? डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या फ्लास्क की नेक में बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं? हाँ, अरे नेक में बैक्टीरिया है, क्योंकि वाटर वेपर जो ठंडी हुई है ना, वो वहां पानी बन गया है, और जो भी बैक्टीरिया बाहर से आ रहे हैं वो नेक में ही ट्रैप हो जा रहे हैं। क्या सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हैं? अगर बैक्टीरिया सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचेगा तो बताइए, क्या सॉल्यूशन के अंदर बैक्टीरिया डेवलप होगा? तो क्या किल्ड ईस्ट में बैक्टीरिया डेवलप हुए? नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या ए बायोजेनेसिस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, क्योंकि किल्ड ईस्ट में बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो रहे हैं। अच्छा, नेक में जो बैक्टीरिया है वो कहां से आए? एयर से आए हैं, एटमॉस्फेयर से आए हैं, और वही बैक्टीरिया वहां डेवलप हो रहे हैं। तो बताइए, क्या ये प्री एग्जिस्टिंग थे?
तो ये बायोजेनेसिस है या ए बायोजेनेसिस? तो बायोजेनेसिस क्या कहता है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और यही तो बायोजेनेसिस है। अब इसने कहा अगर मैं फ्लास्क की नेक को तोड़ देता हूं, देखो थर्ड वाला डायग्राम। अब पास्चर ने क्या किया है? फ्लास्क की नेक को ब्रेक कर दिया है, उसे तोड़ दिया है। अच्छा बताओ, क्या अब एयर की एंट्री होगी फ्लास्क में? और अगर एयर जाएगी तो बैक्टीरिया जाएंगे। अब की लिस्ट में बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे, लेकिन पहले नहीं होंगे। अच्छा बताओ, पहले क्यों नहीं हुए, बाद में क्यों हो गए? क्योंकि पहले एयर सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रही थी, और बाद में जब हमने नेक तोड़ दी है, नेक को ब्रेक कर दिया है, तो एयर सॉल्यूशन तक पहुंच गई है। तो फिर ये जो बैक्टीरिया है, ये ईस्ट से बने या एयर में प्रेजेंट बैक्टीरिया से बने? तो एयर में प्रेजेंट बैक्टीरिया से नए बैक्टीरिया बनना, बताओ बायोजेनेसिस या ए बायोजेनेसिस? बायोजेनेसिस। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं, विच थ्योरी डिस्प्रूव्ड ए बायोजेनेसिस? अरे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। विच साइंटिस्ट डिस्प्रूव्ड ए बायोजेनेसिस? लुइस पास्चर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? व्हाट वाज फिल्ड इन द स्वान नेक फ्लास्क? अच्छा, इस थ्योरी ने ए बायोजेनेसिस को तो डिस्प्रूव कर दिया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ को, अरे पहला ये दुनिया में कैसे आया, क्या एक्सप्लेन कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। इसके बाद आई है मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अबाउट ऑरिजिन ऑफ लाइफ, और उसका नाम है ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। तो इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अबाउट ऑरिजिन ऑफ लाइफ, एंड इट इज ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। एंड अदर नेम ऑफ ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी इज थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इसको क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। और इसी को कहा जाता है ए बायोजेनेसिस, सॉरी प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। इसी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। तो बताओ थ्योरी के कितने नाम हो गए हैं? 3। फर्स्ट कौन सा है? ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। सेकंड, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। और थर्ड, प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। साइंटिस्ट कौन कौन है यहाँ पर? ऑपेरिन एंड हेल्डेन। ऑपेरिन वाज फ्रॉम, और हेल्डेन कहाँ से है? इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट है ये। कौन है ये? इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट। अरे बर्थ प्लेस इनका इंग्लैंड है, लेकिन वर्क प्लेस क्या है? इंडिया है। रिसर्च का सारा काम कहाँ किया है? इंडिया में किया है। इसीलिए अपन इनको कहते हैं कि ही वाज इंग्लैंड बॉर्न बट इंडियन साइंटिस्ट। अब इसने कहा प्रिमिटिव ओशियंस में केमिकल रिएक्शन से फर्स्ट लाइफ फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है। किसकी बात कर रहा है? प्रिमिटिव बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस में केमिकल रिएक्शन से फर्स्ट लाइफ फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल बने हैं, और फिर उसके बाद क्या बनी है? लाइफ बनी है, जैसा हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, और फिर क्या बनेगी? लाइफ बनेगी। और इसी को हमने कहा है केमिकल इवोल्यूशन। इसी को क्या कहा है? केमिकल इवोल्यूशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अबाउट ऑरिजिन ऑफ लाइफ, क्या कहेंगे? ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। और ये बात करती है किसकी? केमिकल इवोल्यूशन की। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि केमिकल इवोल्यूशन ऑलवेज ऑपरेट इन रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। कैसे इन्वायरमेंट में चलता है? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में चलता है। लेकिन आज जब ऑक्सीजन है, तो अभी इन्वायरमेंट कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग है। तो क्या आज मॉडर्न ओशियन में केमिकल रिएक्शन से न्यू लाइफ फॉर्म बनना पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल इवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल ऑन मॉडर्न अर्थ। ये ध्यान रखना है। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अपन बात करेंगे किसकी? ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी की। अब देखो, इसके फेवर में स्टेनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, और उसका नाम दिया है मिलर्स एक्सपेरिमेंट। और आप देख पा रहे हैं कि कौन से ईयर में किया है ये? 1953 में मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, और इसका पूरा नाम है स्टेनले मिलर। और इनके टीचर हैं हेरोल्ड सी यूरे। यूरे की गाइडेंस में मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया है, और इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? मिलर्स एक्सपेरिमेंट 1953 में। अब यहां पर देखो, जैसा जैसा ऑपेरिन बता रहा है, वैसा वैसा मिलर अपनी लैब में कर रहा है। अच्छा बताइए, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कैसा था? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? हाई टेम्परेचर था या नहीं था? ओशियन का वाटर बॉयल हो रहा था या ठंडा था? बॉयल हो रहा था। तो देखो, वाटर बॉयल करने के लिए एक फ्लास्क में पानी उबाल रहा है,
तो नीचे जो छोटा फ्लास्क है उसमें वाटर बॉयल हो रहा है, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ओशियंस का। किसका रिप्रेजेंटेशन है? ओशियन का। अच्छा बताओ, एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? तो फिर वैक्यूम पंप से सारी एयर बाहर निकाल दो। अरे एयर बाहर निकल गई तो अंदर एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? रिड्यूसिंग। तो फिर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट करने के लिए क्या लगाया गया है? वैक्यूम पंप। और वहां से क्या निकाली जा रही है? एयर। अच्छा बताइए, एटमॉस्फेयर में वहां पर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन थे या नहीं थे? तो बड़े वाले फ्लास्क में क्या भरा है? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। और नीचे वाले फ्लास्क से क्या जा रही है ऊपर? वाटर वेपर। अच्छा बताओ, क्या वहां रेनफॉल हुआ करती थी प्रिमिटिव अर्थ पे? तो फिर लाइटनिंग भी होती होगी, और लाइटनिंग का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोड लगा के किया गया है। क्या लगा किया गया है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड से स्पार्क जनरेट होगा, और स्पार्क जनरेट होगा तो फ्लास्क का टेम्परेचर पहुंच जाएगा 800। कितना पहुंच जाएगा? 800, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ का टेम्परेचर भी कितना था? 800। और फिर इस 800 डिग्री टेम्परेचर पर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन वाटर वेपर से रिएक्शन करेगी, और फिर ये एक्सपेरिमेंट में जो वेपर्स बनेगी उनको ठंडा करने के लिए कंडेंसर लगा है। क्या लगा है? कंडेंसर का पर्पस क्या है? जो भी वेपर्स वहां पर बन रही है अपरेटस में, उसको ठंडा करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद ये इकट्ठा होगा यू शेप ट्यूब में, जैसा लिखा हुआ है ना, लिक्विड इन वाटर टैप। वहां पर जाकर के ये सॉल्यूशन इकट्ठा होगा। ये एक्सपेरिमेंट 18 डेज तक रिपीट किया गया। कितने दिन तक? 18 डेज तक। एंड ऑन 18th डे अ रेड कलर फ्लूइड वाज ऑब्टेन्ड इन द यू शेप ट्यूब। ये जो यू शेप की ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर कौन से कलर का फ्लूइड है? रेड कलर का फ्लूइड है, और उसके अंदर है अमाइनो एसिड्स। उसके अंदर क्या है? अमाइनो एसिड्स है, और इनका नाम आप आग से याद रख सकते हैं। ए फॉर एलेनिन, ए फॉर एस्पार्टिक एसिड, और जी से ग्लाइसिन। तो बताइए कौन कौन से अमाइनो एसिड है यहाँ पर? आग लगी हुई है यहाँ। क्या लगी हुई है? आग। और आग में क्या क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं? सबसे पहले एलेनिन, सेकंड एस्पार्टिक एसिड, और थर्ड ग्लाइसिन। अब यहां से भी एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच अमाइनो एसिड वाज नॉट फाउंड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट? बोलो, एलेनिन मिला था या नहीं? ग्लाइसिन मिला था या नहीं? वैलिन मिला था क्या? ग्लूटामिक एसिड था क्या? तो क्या क्या था? एलेनिन था, एस्पार्टिक एसिड था, और ग्लाइसिन था। अमाइनो एसिड का बनना लाइफ की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब ऑपेरिन जो कह रहा था वो बिल्कुल सही बात थी। ऑपेरिन जो कह रहा था वो बिल्कुल सही बात थी, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया है? एस एल मिलर। और ये एक्सपेरिमेंट कब किया है? 1953।